Hello everyone, I am Shruti Bhati and welcome to Banisha Tutor. Today we are going to discuss about a very important topic that has been in news recently, that is Nobel Prize. So आपने सुना ही होगा जैसे कि नोबेल प्राइज़ के विनर्स 2021 के लिए अनाउंस कर दिए गए हैं और आज हम देखने जा रहे हैं कि उनके क्या नाम हैं और क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस रही है जिनके कारण उनको ये अवार्ड मिला गया है। तो एक एक करके आइए देखते हैं कि कौन है वो। सबसे पहले हम बात करेंगे नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक साइंसेस के बारे में। इस साल ये अवार्ड 3 लोगों के बीच में शेयर किया गया है। हाफ प्राइज़ डेविड कार्ड को दिया गया है और दूसरा हाफ जोशुआ एंग्रेस्ट एंड गीडो एम्बिन्स को अवार्ड किया गया है। इनके नाम के अगर आप सरनेम्स को भी याद कर लेंगे ना तो आपका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो काम हो जाएगा। बट हम फिर भी इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को देखते हैं कि इनको ये अवार्ड दिया क्यों गया है। तो ब्रॉडली अगर मैं बताना चाहूँ कि इकोनॉमिक साइंसेस में अवार्ड क्यों दिया गया है इनको, तो ये है कि इन्होंने नेचुरल एक्सपेरिमेंट्स की मेथडोलॉजी के बारे में हमारे को इम्पॉर्टेंट इंसाइट्स प्रोवाइड किए हैं। बेसिकली नेचुरल एक्सपेरिमेंट्स को काफ़ी रेवोल्यूशनरी मेथड ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन माना जा रहा है और डेविड कार्ड ने इसी एक्सपेरिमेंटेशन मेथडोलॉजी को यूज़ करके लेबर इकोनॉमिक्स में काफ़ी सारे रिसर्चेस कंडक्ट किए हैं। तो आपके माइंड में ये ऑब्वियस क्वेश्चन आ रहा होगा कि नेचुरल एक्सपेरिमेंट का मेथड होता क्या है। तो इसको आंसर करने के लिए आप सोचिए कि आप रैंडमाइज्ड एक्सपेरिमेंट जो कि लैब में होता है उसमें सब फैक्टर्स रिसर्चर के कंट्रोल के अंदर होते हैं, बट सोशल एक्सपेरिमेंट में काफ़ी सारे ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जिनको कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसलिए नेचुरल एक्सपेरिमेंट में हम क्या करते हैं कि हम ऐसे रियल लाइफ सिचुएशंस को चूज़ करते हैं जो रैंडमाइज्ड एक्सपेरिमेंट से काफ़ी हद तक सिमिलर होते हैं। तो इसमें मेन चीज़ होती है कि हमारे को रियल लाइफ सिचुएशंस ही ऐसी चूज़ करने हैं जिसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स का इम्पैक्ट बहुत ही मिनिमल हो और उसके बेसिस पे हम कॉज एंड इफ़ेक्ट को समझ के कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं। तो आई होप कि आपको थोड़ा सा तो आइडिया लग ही गया होगा कि व्हाट इज़ अ नेचुरल एक्सपेरिमेंट। तो जोशुआ एंग्रेस्ट और गीडो एम्बिन्स ने क्योंकि ये नेचुरल एक्सपेरिमेंट की मेथडोलॉजी के बारे में दुनिया को समझाया है, इसलिए उनको ये अवार्ड दिया गया है। और डेविड कार्ड ने नेचुरल एक्सपेरिमेंट्स को यूज़ करके लेबर इकोनॉमिक्स की फील्ड में काम किया है। डेविड कार्ड ने 3 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को आंसर किया है। पहला क्वेश्चन वो है जो हमारी कन्वेंशनल विजडम को चैलेंज करता है। आप भी सोचिए, क्या अगर आप लेबर की मिनिमम वेज को बढ़ा देंगे तो क्या एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा? हम तो यही सोचते थे कि मिनिमम वेज को बढ़ाने से ऑपरेशनल कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाएगी बिजनेसमैन की और एम्प्लॉयर्स चाहेंगे कि बैलेंस आउट करने के लिए हम एम्प्लॉयज़ को कम ही रखें। बट थ्रू एन एक्सपेरिमेंट डेविड कार्ड ने ये कंक्लूड किया कि इंक्रीज़ इन मिनिमम वेजेस से नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन जो पॉलिसी मेकर्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि इमिग्रेशन का क्या असर पड़ता है इनकम लेवल्स पे जो नेटिव पीपल होते हैं उनके। तो कार्ड ने ये प्रूव किया कि एक्चुअल में काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है नेटिव पीपल के इनकम लेवल्स पे। तो लोग इमिग्रेशन के खिलाफ काफ़ी बोलते रहते हैं, बट ऐसे एक्सपेरिमेंट से पॉलिसी मेकर्स इमिग्रेशन को डिफेंड कर सकते हैं। और ऐसे ही एक एक्सपेरिमेंट में ये भी प्रूव किया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप एजुकेशनल रिसोर्सेज में इन्वेस्ट करेंगे तो उसका भी काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट देखा जाता है उस इंसान के फ्यूचर करियर में। तो अगर मैं इकोनॉमिक्स के अवार्ड को एक लाइन में बताना चाहूँ तो वो ये है कि नेचुरल एक्सपेरिमेंट की मेथडोलॉजी और एप्लीकेशन को बताने के लिए ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट ये है एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट अबाउट इकोनॉमिक साइंस के अवार्ड का कि ये ओरिजिनली नहीं अवार्ड किया जाता था। ये अवार्ड अल्फ्रेड नोबेल की विल में नहीं लिखा गया था। 1968 में स्वीडिश सेंट्रल बैंक ने ये अवार्ड को इस्टेब्लिश किया था इन द मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल और इस अवार्ड को ओरिजिनली कहा जाता है स्वीडिश रिक्सबैंक अवार्ड फॉर इकोनॉमिक साइंसेज इन द मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल। तो ये था हमारा इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़ का डिस्कशन। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू अनदर वन। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट नोबेल प्राइज़ इन पीस। 2021 के पीस प्राइज़ के विनर्स हैं मारिया रेसा और डिमिट्री मुराटोव। अब हम बात करते हैं कि उनको ये रिवॉर्ड क्यों दिया गया है। जैसा कि आप जानते होंगे कि अथॉरिटेरियन कंट्रीज़ में इंडिपेंडेंट और क्रिटिकल जर्नलिज्म करना कितना मुश्किल होता है। इस साल का अवार्ड
फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को अपहोल्ड करने के लिए दो ऐसे जर्नलिस्ट को दिया गया है जिन्होंने अपने कंट्री के पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ किया है और प्रेशर भरे सिचुएशन में भी इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को जारी रखा है। मारिया रेसा एक ऐसी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है जिसने रैपलर नाम के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म को को-फाउंड किया है और अभी भी उसकी हेड है। फिलीपींस कंट्री में एक मर्डरस कैंपेन शुरू किया था प्रेसिडेंट रोड्रिगो की गवर्नमेंट ने, जिसको वॉर ऑन इट्स ओन सिटीजन्स भी कहा गया है। मारिया रेसा ने इस अब्यूज़ ऑफ पावर को हाईलाइट किया है कि कैसे खुलेआम उनकी खुद की ही गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स को ड्रग यूज़ के नाम पे लिटरली मार रही है। अब बात करते हैं दिमित्री मुराटोव की कंट्रीब्यूशन के बारे में। तो रशिया में जैसा कि आपने सुना ही होगा कि ऑपोजिशन लीडर्स पे काफ़ी हेवी क्रैकडाउन होता है, इलेक्शंस में उनको लड़ने भी नहीं देते हैं। एक पॉपुलर ऑपोजिशन का नाम है एलेक्सी नावल्नी, उनको नर्व एजेंट से मारने की भी कोशिश की गई थी। तो ऐसी कंट्री में क्रिटिकल जर्नलिज्म कंडक्ट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। फिर भी दिमित्री मुराटोव, जिन्होंने इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर नोवाजा गैजेटा को फाउंड किया था, वो अपने न्यूज़पेपर की इंडिपेंडेंट पॉलिसी को चेंज करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। जबकि जब से ये न्यूज़पेपर स्टार्ट किया गया है तब से उनके 6 कॉलीग को भी जान से मार दिया गया है। स्टिल वो ट्रू जर्नलिज्म की रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए उनको नोबेल प्राइज़ इन पीस भी दिया गया है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर। इस साल ये अवार्ड अब्दुल रज़ाक गुनाह को दिया गया है। लिटरेचर के प्राइज़ को लेकर लास्ट ईयर काफ़ी बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही थी कि मेजरली ये अवार्ड तो यूरोपियंस या अमेरिकन्स को ही दिया जाता है। 1993 में टोनी बॉनेसन के बाद ये पहला इंस्टेंस है जबकि एक ब्लैक राइटर को नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर दिया गया है। ये तंजानिया कंट्री से बिलोंग करते हैं और ज़ांज़ीबार में इनका जन्म हुआ था। बट जब वो 18 साल के थे तब वहाँ पर एक वायलेंट रेवोल्यूशन के कारण उनको एज अ रेफ्यूजी बनकर यूके जाना पड़ा, और इस एपिसोड के कारण ही उन्होंने अपनी डायरी में अपने पुअर मिजरेबल कंडीशंस को लिखना शुरू कर दिया और आगे जाकर वॉर, कलोनियलिज्म और डिस्प्लेसमेंट जैसी थीम्स के अराउंड ही काफ़ी सारी बुक्स को लिखा और पब्लिश किया। इनकी 4th नॉवल ब्रेक थ्रू नॉवल थी जिसका नाम था पैराडाइज। अब हम नेक्स्ट नोबेल प्राइज़ पर चलते हैं। अब हम बात करेंगे नोबेल प्राइज़ इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन। ये अवार्ड डेविड जूलियस और आर्दिम पटापुटियन के बीच में शेयर किया गया है। हमारी बॉडी हीट, कोल्ड और टच को कैसे महसूस करती है और कौन से ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जिनके कारण हमारे ब्रेन को यह पता चल जाता है कि ये गर्म है, ये ठंडा है या हमने किसी को टच किया है। ये रिसेप्टर्स के बारे में इस साल के नोबेल लॉरिएट्स ने हमारे को बताया है। अगर आप आग के पास अपना हाथ लेकर जाते हैं तो आपको गर्म महसूस होता है, और वहाँ पर ऐसे कौन से रिसेप्टर्स होते हैं जो एक्टिवेट हो जाते हैं और नर्व इम्पल्सेस ब्रेन को सेंड करते हैं, जिसके कारण ब्रेन को पता चल जाता है कि अच्छा ये गर्म है, हमने तो हाथ हटाना है यहाँ से। तो ये हीट सेंसिंग रिसेप्टर्स की डिस्कवरी करने के लिए डेविड जूलियस को ये अवार्ड मिला है और ये हीट सेंसिंग रिसेप्टर का नाम है TRPV1। ऐसे ही आप जब हग करते हैं किसी को या किसी से हाथ मिलाते हैं तो वो टच किस रिसेप्टर की वजह से महसूस होता है, उसकी डिस्कवरी करी है आर्डिम ने। उसने हमें पीजो चैनल्स के बारे में बताया है, पीजो 1 एंड पीजो 2, जो कि प्रेशर अप्लाई करने से एक्टिवेट हो जाते हैं और ब्रेन को सिग्नल पहुंचाते हैं कि हमने किसी से हैंडशेक किया है, ये प्रेशर अप्लाई हुआ है और हमने किसी को टच किया है। Now let's talk about Nobel Prize winners in chemistry. So this award has been given to Benjamin List and David Macmillan. इन्होंने एक एब्सोल्युटली न्यू टूल डिस्कवर किया है जिससे हम मॉलिक्यूल्स को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इसको ऑर्गेनो कैटालिसिस भी कहा जाता है। इसको अगर मैं और अच्छे से समझाना चाहूँ तो अगर आपको कोई मॉलिक्यूल को बनाना है, जैसे मान लो अमोनिया, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को अकेले मिक्स करने से उनकी रिएक्टिविटी इतनी आती नहीं है। इसमें हमारे को एज अ कैटलिस्ट आयरन को यूज़ करना होता है, जिसके कारण ये केमिकल रिएक्शन का प्रोसेस स्पीड अप हो जाता है और हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की रिएक्टिविटी काफ़ी इंक्रीज़ हो जाती है। अब यूजुअली ये कैटलिस्ट या तो मेटल होते हैं, जैसे कि इस रिएक्शन में था आयरन, या फिर एंजाइम्स होते हैं। बट लिस्ट और मैकमिलन ने हमें एक कम्प्लीटली न्यू और एक ग्रीन ऑल्टरनेटिव दिया है,
दैट इज ऑर्गेनिक कैटलिस्ट। फॉर एग्जाम्पल लैक्टेस एक ऑर्गेनिक कैटलिस्ट है। इनको भी हम यूज़ करके मॉलिक्यूल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और ऑर्गेनिक कैटलिस्ट मेटल के कंपैरिजन में काफ़ी कम पोल्यूशन क्रिएट करते हैं और इनका वेस्ट भी काफ़ी कम जनरेट होता है। तो फार्मा इंडस्ट्री में ड्रग्स मैन्युफैक्चर करने के लिए ऑर्गेनिक कैटलिस्ट अब काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने लग गए हैं। और क्योंकि ये डिस्कवरी का इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है फार्मा इंडस्ट्री पर, इसलिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। तो अब हम बात करते हैं नोबेल प्राइज इन फिजिक्स के बारे में। तो इनके विनर्स हैं जियोर्जियो पारिसी, इनको हाफ प्राइज दिया गया है, और सुकुरो मनाबे एंड क्लॉस हैसलमैन, जिनके बीच दूसरा हाफ शेयर किया गया है। इन्हें अपने क्लाइमेट चेंज के मॉडल को प्रेडिक्ट करने के लिए और कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स की अंडरस्टैंडिंग के बारे में अपने रिसर्च में बताने के लिए ये अवार्ड दिया गया है। मनाबे और हैसलमैन ने ओवर द ईयर्स बहुत सारे ऐसे रिसर्च कंडक्ट किए हैं जिनके थ्रू हमारी क्लाइमेट चेंज की अंडरस्टैंडिंग काफ़ी बढ़ गई है। इन्होंने अपने स्टडी से ये बताया है कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड की इंक्रीज से हमारा ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज होता है। इनके ही क्लाइमेट मॉडल के कारण आज हमें क्लाइमेट चेंज के बारे में इतनी नॉलेज है। नेक्स्ट है पारिसी। पारिसी ने मेनली कॉम्प्लेक्स सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग में कंट्रीब्यूट किया है। सो कॉम्प्लेक्स सिस्टम की कोई भी एग्जॉस्टिव डेफिनेशन नहीं है। बेसिकली कॉम्प्लेक्स सिस्टम एक ऐसी अरेंजमेंट होती है जिसमें काफ़ी सारे डाइवर्स एलिमेंट शामिल होते हैं और उनके बीच में कुछ फॉर्म ऑफ रिलेशन, कुछ कनेक्शन होता है। और क्योंकि ये सिस्टम्स इतने इंटरकनेक्टेड होते हैं कि इन सिस्टम को पढ़ के एक मॉडल बनाना बहुत मुश्किल होता है। और कुछ रीज़न ये भी है कि इनके सोर्सेज इतने डाइवर्स होते हैं और एलिमेंट्स खुद में ही इतने चेंज होते रहते हैं कि इनको पढ़ना और भी मुश्किल हो जाता है। बट पारिसी ने एक ऐसा मॉडल तैयार किया है जिससे हम कॉम्प्लेक्स सिस्टम को और भी बेटर तरीके से पढ़ सकते हैं। उन्होंने एक फिजिकल और मैथमेटिकल मॉडल तैयार किया है जिससे हम कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को पढ़ सकते हैं। सो नाउ वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और लास्ट में आपके रिविजन के लिए एक नोबेल प्राइज विनर्स की लिस्ट दी गई है। आप इसको अच्छे से देख लीजिए, पढ़ लीजिए और याद कर लीजिए। एंड thank you so much for watching this video.